नमस्कार। आज हम एक सफर पर चलेंगे समय में पीछे। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि उत्तराखंड का जिक्र सबसे पहले मतलब सबसे पुराना कहाँ मिलता है, और ये भी कि पुराने जमाने के ग्रंथों में इस पवित्र धरती को किन किन नामों से पुकारा जाता था। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि उत्तराखंड का पहला जिक्र मिलता कहाँ है। हमारी ये पूरी बातचीत इसी एक सवाल का जवाब ढूंढने की एक कोशिश है, बिल्कुल एक ऐतिहासिक जासूसी की तरह। अच्छा, इससे पहले कि हम सीधे पुराने ग्रंथों में कूद पड़ें, ये समझना जरूरी है कि वो ग्रंथ इस इलाके के इतने लंबे इतिहास में आते कहाँ हैं। तो चलिए पहले यहाँ के इतिहास पर एक सरसरी नजर डालते हैं। ये जो टाइमलाइन है ये हमें दिखाती है कि कहानी कितनी पुरानी है। शुरुआत हुई कोल और किरात जैसी प्राचीन जातियों से, फिर आए कुड़िंद और कत्यूरी जैसे बड़े राजवंश। उसके बाद चंद और पंवार राजाओं का दौर आया, फिर गोरखा और अंग्रेजों का राज, और आखिरी में जाकर सन 2000 में उत्तराखंड एक अलग राज्य बना। वाकई में ये एक बहुत लंबा और पेचीदा इतिहास है जिसे इतिहासकारों ने बड़ी मेहनत से जोड़ा है। तो अब तक हमने देखा कि इतिहास में क्या हुआ। अब जरा ये समझते हैं कि इतिहास कैसे लिखा जाता है। मतलब इतिहासकार आखिर किन चीजों की मदद से गुजरे हुए वक्त की कहानी लिखते हैं। देखिए, इतिहास को जानने के ना मोटे तौर पर दो तरीके होते हैं। एक होते हैं साहित्यिक स्रोत, यानी किताबें, पुराने ग्रंथ, किसी की लिखी हुई यात्रा की कहानी, और दूसरे होते हैं पुरातात्विक स्रोत, मतलब जमीन से मिली चीजें, जैसे पुरानी मूर्तियां, खंडहर या पत्थरों पर लिखे लेख। आज हमारा पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ लिखी हुई चीजों यानी साहित्यिक स्रोतों पर ही रहेगा। और अब हमारी असली पड़ताल शुरू होती है। हम शुरुआत करेंगे उन सबसे पुराने और पवित्र ग्रंथों से जिनमें इस इलाके का जिक्र मिलता है। तो उत्तराखंड का सबसे पहला सबसे पुराना ज्ञात उल्लेख हमें मिलता है ऋग्वेद में, जो वेदों में सबसे प्राचीन है। समझिए कि ये इस क्षेत्र के इतिहास का सबसे पहला लिखित सबूत है। ऋग्वेद में इस जगह को एक खास नाम दिया गया, देवभूमि। इसका मतलब साफ है, देवताओं की भूमि। और ये नाम बताता है कि हजारों साल पहले से इस जगह को कितना पवित्र माना जाता था। ये पहचान आज भी उत्तराखंड के साथ जुड़ी हुई है। चलिए अब जरा समय में आगे बढ़ते हैं और आते हैं महाकाव्य काल में। ऐत्रेय ब्राह्मण और महाभारत जैसे बड़े ग्रंथों में इस इलाके के लिए कुछ और नाम भी इस्तेमाल किए गए हैं। इन महाकाव्यों में इसे कई नामों से जाना गया, जैसे उत्तर कुरु यानी उत्तर की धरती, स्वर्ग भूमि मतलब स्वर्ग जैसी जगह, और बद्रिकाश्रम और तपोभूमि भी। ये सारे नाम हमें यही बताते हैं कि उस दौर के लेखक इस जमीन को एक बहुत दूर, बहुत पवित्र और दिव्य जगह मानते थे। इसके बाद आते हैं पुराण, और उनमें भी स्कंद पुराण बहुत खास है। ये ग्रंथ इसलिए इतना जरूरी है क्योंकि ये पहली बार इस पूरे क्षेत्र को भौगोलिक तौर पर दो अलग अलग हिस्सों में बांटता है। और यहीं पर हमें आज के गढ़वाल और कुमाऊं की प्राचीन जड़ें दिखती हैं। स्कंद पुराण ने हरिद्वार से लेकर हिमालय तक के हिस्से को केदारखंड कहा, और नंदा देवी पर्वत से कालागिरी तक के इलाके को मानसखंड नाम दिया। ये बंटवारा आज भी इस क्षेत्र को समझने के लिए बहुत अहम है। अब थोड़ा नजरिया बदलते हैं और एक अलग तरह के प्राचीन स्रोतों को देखते हैं। बौद्ध ग्रंथों में भी इस इलाके का जिक्र है, लेकिन उन्होंने इसके लिए एक बिल्कुल अलग नाम इस्तेमाल किया। बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड के लिए हिमवंत शब्द का इस्तेमाल हुआ है। ये नाम सीधे सीधे इस इलाके का हिमालय के साथ जो गहरा रिश्ता है उसे दिखाता है। तो अभी तक हमने ज्यादातर धार्मिक ग्रंथों की बात की। अब जरा उनसे आगे बढ़कर देखते हैं कि दूसरे लेखकों, विदेशी यात्रियों और शाही इतिहासकारों ने उत्तराखंड के बारे में क्या लिखा है। पाणिनि की अष्टाध्यायी हो या कालिदास की रघुवंशम, इन बड़े बड़े साहित्य ग्रंथों में भी उत्तराखंड का जिक्र मिलता है। इससे ये साफ होता है कि ये इलाका उस दौर के विद्वानों और कवियों की नज़रों से भी ओझल नहीं था। 7वीं सदी में एक मशहूर चीनी यात्री भारत आए जिनका नाम था ह्वेनसांग। उन्होंने जो कुछ देखा उसे बहुत विस्तार से लिखा, और उनके लेख हमें एक बाहरी व्यक्ति का नजरिया देते हैं जो बहुत कीमती है। तो ह्वेनसांग ने अपने सफरनामे में इस इलाके के एक राज्य के लिए एक नाम लिखा, पो ली हो मो पुलो। अब ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, कि भाई ये क्या नाम हुआ। तो ये रहस्य असल में कोई रहस्य नहीं है।
पोलीहीमोपुलो ये ह्वेनसांग का उस इलाके के एक बहुत शक्तिशाली राज्य ब्रह्मपुर को अपनी भाषा में लिखने का तरीका था, और उनके हिसाब से प्राचीन उत्तराखंड का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी ब्रह्मपुर साम्राज्य में आता था। साहित्यिक स्रोतों की एक और किस्म है वो ऐतिहासिक किताबें जो लड़ाइयों और जीतों का ब्यौरा देती हैं। इनसे हमें पता चलता है कि ये इलाका बड़े बड़े राजाओं के लिए भी कितना अहम था। कल्हण की लिखी राजतरंगिणी हमें एक बहुत ही खास ऐतिहासिक घटना के बारे में बताती है, कश्मीर के राजा ललितादित्य मुक्तापीठ की गढ़वाल पर जीत। ये एक पक्का सबूत है कि उत्तराखंड का अस्तित्व था और उस समय की राजनीति में उसका एक अहम रोल भी था। तो अंत में चलिए इन सारे अलग अलग सुरागों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि इतिहासकार इन बिखरे हुए धागों को जोड़कर एक पूरी कहानी कैसे बुनते हैं। ये पूरी प्रक्रिया बिल्कुल किसी जासूसी के काम जैसी है। धार्मिक ग्रंथों से सुराग मिलते हैं, फिर उनकी तुलना यात्रियों की लिखी बातों से होती है, फिर कविताओं और दरबारी इतिहास से और जानकारी जोड़ी जाती है, और इस तरह अलग अलग नामों और जगहों के जिक्र से एक पूरा इतिहास खड़ा हो जाता है। तो चलिए इस बातचीत को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। देवभूमि, हिमवंत, ब्रह्मपुर, ये सिर्फ पुराने नाम नहीं है, है ना? इनके पीछे आस्था की, भूगोल की और उस समय की ताकत की कहानियां छिपी हैं। जरा सोचिए, ये हजारों साल पुराने नाम आज भी उत्तराखंड की पहचान को किस तरह से जिंदा रखे हुए हैं।